और अब बात एक और देश की जो बड़े द्वीपों पर बसा है। हम बात कर रहे हैं ताइवान की, जो उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में पूर्वी और दक्षिण चीन सागर के बीच में स्थित है। पूर्वी एशिया का यह देश चीन की आंख की किरकिरी रहा है और चीन उसे अपना हिस्सा बताता है। आधिकारिक तौर पर रिपब्लिक ऑफ चाइना नाम से जाने जाने वाले ताइवान ने एक बार फिर चीन को मुंह चढ़ा दिया है। ताइवान के चुनावों में चीन विरोधी पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी लगातार तीसरी बार जीतकर सत्ता में लौट आई है। साफ है, ताइवान के लोगों ने चीन की तमाम चेतावनियों को नजरअंदाज कर अपने पसंद की सरकार चुनी है। चीन ने चेतावनी दी थी कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी को फिर से जीतने पर ताइवान की चीन के साथ झड़प का खतरा बढ़ जाएगा, लेकिन ताइवान के लोगों ने चीन की धमकी की कोई परवाह नहीं की। इसके साथ ही पिछले उपराष्ट्रपति लाई चिंग-ते ताइवान के नए राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। उन्हें चीन द्वारा खतरनाक अलगाववादी बताया जाता है। चुनावों में जीत के साथ ही लाई चिंग-ते ने अपने हजारों समर्थकों के बीच कहा कि हम ताइवान को दुनिया के नक्शे पर कायम रखने में कामयाब रहे। इस चुनाव ने दुनिया को दिखाया है कि ताइवान के लोग लोकतंत्र में कितना यकीन करते हैं। मुझे उम्मीद है चीन ये समझ सकता है। ताइवान के चुनावों में वैसे तो जनता से जुड़े तमाम मुद्दे होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि ताकतवर और विशाल पड़ोसी चीन के साथ किस तरीके से डील किया जाएगा। शी जिनपिंग के शासन में चीन ने हमेशा ताइवान को लेकर और भी ज्यादा उग्र रुख दिखाया है। अक्सर ताइवान के आसपास चीन अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए फौजी ड्रिल करता रहता है। कितनी बार चीन के लड़ाकू विमान ताइवान की समुद्री सीमा लांघ जाते हैं या उसके आसपास उड़ते हैं, और समंदर में भी चीन की नौसेना ताइवान को डराने धमकाने की कोशिश करती दिखती है, जिसका ताइवान सख्ती से विरोध करता आया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ऐलान कर चुके हैं कि ताइवान का अंत में चीन में विलय होकर ही रहेगा। ताइवान में हुए चुनावों के नतीजों का जहां अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों ने स्वागत किया है और इसे वहां स्वस्थ लोकतंत्र की ताकत का नमूना बताया है, वहीं चीन ने कहा है कि ताइवान में भले जो बदलाव हो जाए, मूल तथ्य यही रहेगा कि दुनिया में एक ही चीन है और वो ताइवान का हिस्सा है और ये बदलेगा नहीं। चीन ने यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एक चीन के सिद्धांत पर अमल करेगा। चीन के पड़ोसी देश रूस ने मतदान के बाद कहा कि मॉस्को ताइवान को चीन के अभिन्न अंग के तौर पर ही देखता है। हालांकि भारत की ओर से अभी तक ताइवान के इन चुनावों पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। और ताइवान के चुनाव के नतीजों पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हर्ष पंत जी। सर, स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल आपसे, ताइवान के चुनाव नतीजों को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि इसके बाद चीन ताइवान पर अपना दबाव और बढ़ा देगा? देखिए, इससे चीन जो है वो और तिलमिलाएगा, क्योंकि एक जो बहुत बड़ी जीत जो डीपीपी की हुई है, वो एक तीसरी जीत है लगातार। और ये जीत डीपीपी जो पार्टी है इसको मिलती जा रही है। ये प्रो इंडिपेंडेंस पार्टी है। ये पार्टी है जो चाहती है कि ताइवान की स्वायत्तता बनी रहे, सॉवरेंटी बनी रहे, इंडिपेंडेंस बनी रहे। और चीन हमेशा से ये बात पर आपत्ति जताता रहा है। और जब भी चुनाव होते हैं, चीन न सिर्फ अपनी मिसाइल शक्तियों का प्रदर्शन करता है, न सिर्फ अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करता है, बल्कि पब्लिकली ये कहता है कि ताइवान के वोटर्स को ऐसी पार्टी को रिजेक्ट करना चाहिए। तो इस बार भी मिस्टर लाए जिनकी जीत हुई है, जो मई से ताइवान के राष्ट्रपति बनेंगे, उनके बारे में भी चीन ने एक काफी शब्दों का प्रयोग किया और ये बात बार बार कही कि अगर ये इलेक्ट होते हैं तो इससे युद्ध की संभावनाएं बढ़ेंगी। ये सारी बातों के बावजूद और आर्थिक मंदी के बावजूद, जिसका बहुत बड़ा एक तरह से हम देख रहे थे कि प्रभाव पड़ रहा था वोटर्स पर, ताइवान के वोटर्स ने एक बार फिर डीपीपी को इलेक्ट किया है। और एक तरह से चीन को ये बताने की कोशिश की है कि वो उनके मामलों पर में दखलंदाजी ना करे। वो ऐसी पार्टी को, ऐसे नेता को चुनते रहेंगे जो चीन के सामने खड़े होने की क्षमता ताइवान की दिखाता रहेगा या दिखाती रहेगी। तो मुझे लगता है ये जो एक बड़ा मैसेज ताइवान के इलेक्शन से ताइवान ने चीन
को दिया है, उससे चीन की जो इनसिक्योरिटी है वो और बढ़ेगी, और जिस तरह का इकोनॉमिक और मिलिट्री कोअर्शन चीन करता रहा है ताइवान के खिलाफ, वो और ज्यादा गरमाएगा। हमने देखा कि मेरे ख्याल से एक ही दिन के बाद चीन ने एक पैसिफिक आइलैंड देश है नाउरू, उस पर दबाव डालकर ताइवान के साथ उसके जो डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं उनको खत्म करवा दिया। तो चीन की ये जो कोर्सिव टैक्टिक्स हैं ये और बढ़ेंगी, और एक जो इनसिक्योरिटी है वो और बढ़ेगी, और जो मिलिट्री शक्ति का प्रयोग जिस तरह से चीन करता रहा है उसकी संभावना और बढ़ जाती है ताइवान स्ट्रेट में। तो एक तरह से हम देख रहे हैं कि एक बड़ी हम एक समय जिस समय दुनिया एक बहुत काफी गंभीर मसलों से जूझ रहा है, ताइवान स्ट्रेट में भी इंस्टेबिलिटी बनी रहने की संभावना है। ये भी बताइए कि भारत और बाकी दुनिया के लिहाज से इन चुनावों को आप कैसे देखेंगे? दुनिया के पर्सपेक्टिव से बहुत बहुत महत्वपूर्ण चुनाव था, और कई ऐसे देश जो चीन की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी से परेशान रहे हैं पिछले कुछ सालों में, चाहे वो साउथ चाइना सी हो, ईस्ट चाइना सी हो, हिमालयन बॉर्डर हो हमारे खिलाफ, या ताइवान स्ट्रेट जो क्रॉस स्ट्रेट में जो चैलेंजेस रहे हैं, उसको देखते हुए एक तरह से चीन के खिलाफ पुशबैक का एक और हमको उदाहरण देखने को मिला इस चुनाव में। और भारत के लिए ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारत की जो संबंध है ताइवान के साथ लगातार पिछले कुछ एक दशक से गहरा रहे हैं। हालांकि भारत की वन चाइना पॉलिसी में कोई परिवर्तन नहीं आया है, लेकिन ताइवान के साथ आर्थिक और कल्चरल और पीपल टू पीपल टाइज जिस तरह से भारत बना रहा है, वो उसमें और गर्मी आने की संभावना है, वो और आगे बढ़ेंगे। और बड़ा इंपॉर्टेंटली जो सेमीकंडक्टर हब है, ताइवान को दुनिया का सेमीकंडक्टर हब माना जाता है, और जिस तरह से तकनीक बढ़ रही है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर्स पर निर्धारित है, तो वो जो एक ताइवान का रोल है ग्लोबल इकोनॉमी में वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और ताइवान डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है, ताइवान की जो ओवर डिपेंडेंस है चीन के ऊपर उसको कम करने की कोशिश कर रहा है, और देशों के साथ अपनी आर्थिक संबंध बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। भारत भी अपने जो ओवर डिपेंडेंस है चीन के ऊपर उसको कम करने की कोशिश कर रहा है। तो जहां पर इन दोनों देशों के बीच में एक आर्थिक संबंधों में और आगे बढ़ने की संभावना इस चुनाव के बाद बढ़ जाती है। और अमेरिका भी इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि जो इंटायर सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन है उसमें किस तरह से भारत और ताइवान दोनों मिलकर उसको रिस्ट्रक्चर करें, इसमें न सिर्फ भारत का और ताइवान का हित शामिल है, बल्कि इसमें दुनिया की जो और दुनिया के बड़ी शक्तियों का पूरे जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसके सारे हित सम्मिलित हैं। तो मुझे लगता है इन चुनावों के बाद इसकी संभावना और बढ़ जाएगी कि इस दिशा में और काम किया जाएगा, और भारत और ताइवान के संबंध और गर्माएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष पंत जी का। कुल मिलाकर ये दोनों देश, चाहे मालदीव हो या फिर ताइवान हो, अगर मालदीव में चीन भारत को तंग कर रहा है तो ताइवान के ऐसी सरकार बन गई है जो चीन को परेशान कर रही है। तो भारत के पास मौका है ताइवान के साथ संबंधों को सुधार कर, कम से कम सेमीकंडक्टर्स के बहाने ही सही, आप एक तरीके से चीन को कुछ परेशान तो कर ही सकते हैं।